नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट का जैसा कि चैप्टर वाइज हम आपको साइंस में जो है वो प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे का चैप्टर नंबर 8, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ। और इससे पहले के सभी चैप्टर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर जो 8 है, पदार्थ और पदार्थ की जो अवस्थाएँ, उस पर आधारित जो है वो कुल 18 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि क्वार्ट्ज जो है उसके अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्वार्ट्ज जो है वो किससे और किससे जो है वो मिलकर बना होता है। यानी कि सिलिकॉन से तो मिलकर बना होता है, परंतु सिलिकॉन के अलावा और जो है वो किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन जो है वो सही हो जाएगा। ऑक्सीजन और सिलिकॉन से जो है वो मिलकर क्वार्ट्ज जो है वो बना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि स्थिर अवस्था में द्रव, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, या केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, या केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सभी दिशाओं में दबाव डालता है, ये जो है वो सही हो जाएगा। द्रवों में दाब संबंधी नियम होते हैं अलग अलग, उसके आधार पर आप सभी दिशाओं में दबाव डालता है, इसको जो है डेरिवेशन के थ्रू प्रूव भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा द्रव में कुल दाब जो है उसका एक सूत्र भी होता है, P बराबर HDG प्लस वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर जो H होता है वो द्रव की सतह से जो बिंदु है उसकी गहराई होती है, जो D होता है वो जो है वो द्रव जो है उसका घनत्व होता है, और G आप सभी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जानते भी हैं। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या घटता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है, ये जो है वो सही हो जाएगा। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका जो क्वथनांक है वो भी जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 4 देखते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते क्वथनांक के क्रम में जो है वो व्यवस्थित करें। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा क्रम जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर जो आप क्रम देख पा रहे हैं, इन सभी का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, और जो इनका सूत्र होता है वो इनमें जो कार्बन है उसकी संख्या के आधार पर होता है। यानी कि यहाँ पर मेथ दे रखा है, तो मेथ में 1 कार्बन होता है, इसलिए उसका सूत्र होता है CH4। एथेन जो एथ दे रखा है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है C2H6। प्रोपेन की बात करें तो प्रोप आ रहा है, तो प्रोप में जो है वो 3 कार्बन होते हैं, यानी कि नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो C3H8। और ब्यूटेन की बात करें तो इसमें ब्यूट आ रहा है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, यानी कि C4H10। और इसमें जो आप हाइड्रोजन देख पा रहे हैं H, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो ये सभी जो है जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसमें जो 4 बॉन्ड होते हैं उसके आधार पर कार्बन की जो है उनकी संख्या जो है वो निर्धारित होती है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, आपने हाइड्रोकार्बन BTC के लेवल पर पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो वही जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस प्रकार यहाँ पर मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट है आगे, इसी प्रकार पेंट होता है तो 5 कार्बन, हेक्स होता है तो 6 कार्बन, इसी प्रकार आगे जो है वो बढ़ता जाता है। हाई स्कूल इंटर के लेवल पर जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि द्रव वृद्धि के साथ जो पानी है उसका जो क्वथनांक है वो क्या है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। और क्वथनांक जिनको नहीं पता वो भी मैं बता दूं, तो द्रव अवस्था में जैसे कोई जल है और वो भाप या गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो यही जो है वो क्वथनांक होता है। गलनांक क्या होता है, ठोस से द्रव। क्वथनांक क्या होता है, द्रव से गैस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक जो है वो पूछा गया है, तो आप कहेंगे बढ़ता है। जैसे आप प्रेशर कुकर में देखते हैं
तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब होता है, और धीरे धीरे जब गैस जो है वो तेज़ होती जाती है तो दाब जो है उसमें वृद्धि होती जाती है, और जिससे क्या होता है, उससे जो पानी का क्वथनांक होता है वो बढ़ता जाता है और खाना जो होता है वो जल्दी पक जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहेगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 की तरफ कि ऊर्ध्वपातन का गुण जो है किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड में जो है वो ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई ठोस अवस्था में वस्तु है और उसको आप गर्म कर रहे हैं तो वो द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए। जैसे आप कपूर देखते हैं तो कपूर ठोस में होता है और जब आप उसे जलाते हैं तो वो गैस में डायरेक्ट बदल जाता है, जबकि ठोस द्रव गैस ये अलग अलग प्रकृति होती है। तो ठोस से द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो वो जो है वो ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। तो अमोनियम क्लोराइड में ये गुण पाया जाता है, इसी को हम नौसादर भी कहते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि इनमें से नौसादर किसे कहा जाता है, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। और यही 4 ऑप्शन जो ऊपर दे रखे हैं ये जो है वो दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन जो है जिनमें गुण पाया जाता है, तो और कौन से उसके उदाहरण हो जाएंगे, तो कपूर मैंने बताया। इसी प्रकार एक होता है एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, नेफ्थेलिन जो है वो भी होता है। तो इन सभी में जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न 7 देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है वो कितनी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 1000 कैलोरी। तो 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1000 कैलोरी होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 देख लेते हैं कि ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि उसे ऊर्ध्वपातन जो है वो कहते हैं। देखिए जो मैंने डेफिनेशन बताई उसी को दूसरे तरीके से जो है यहाँ पर पूछ लिया गया। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि पानी से भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। यदि सारी बर्फ जो है वो पिघल जाए तो जो जल है उसका जो तल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो भी ऊंचा हो जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले नीचे बाद में ऊपर जो है वो उड़ जाएगा। तो जो बर्फ़ के अणु होते हैं उनकी चतुष्फलकीय जो संरचना है उसके कारण जो इसका घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। तो इसी कारण आप कह सकते हैं कि वो पानी में तैरता है और उसके पिघलने पर, यानी कि बर्फ़ का जो टुकड़ा है उसके पिघलने पर जो समस्त जल के अणु होते हैं वो उतना ही आयतन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं जो पानी का तल है वो जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूज़न आपको कर सकता है क्योंकि एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और पानी से भरा ग्लास है। तो यदि जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो आपको ऐसा लग सकता है कि बर्फ़ पिघलने पर वो जल में बदल जाएगी, तो द्रव में बदलने पर जो पानी का स्तर है वो ऊंचा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तित जो है वो रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ कि खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्न तथा उच्च। तो विशिष्ट ऊष्मा निम्न और ऊष्मा चालकता जो है वो उच्च जो है वो होगी। खाना पकाने के लिए बर्तन के धातु की यहाँ पर बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए वह मान जो है वो इन चारों में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस। ये वो काल्पनिक ताप बिंदु होता है जिस पर गैसों का आयतन जो है वो शून्य जो है वो हो जाता है, परंतु जो सभी वास्तविक गैसें हैं वो इस ताप पर
पहुंचने के से पहले ही जो है वो द्रवित हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां कि बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली जो रातें हैं वो अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल जो है वो कुचालक की भांति होते हैं, सुचालक की भांति होते हैं, चांद के प्रकाश को रोकते हैं या नर्म होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऐसा जो है वो क्यों होता है। ये सभी आपके रोचक तथ्य में भी जो है काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुचालक की भांति जो है वो कार्य करते हैं। आसमान में जो छाए बादल होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर कह सकते हैं कंबल या कुचालक की भांति जो है वो कार्य करते हैं, जो पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है उसको वायुमंडल में फैलने नहीं देते हैं, जिससे पृथ्वी जो है वो गर्म नहीं हो पाती है। तो यही रीज़न जो है वो होता है। ऑप्शन ए कुचालक जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है कि यदि एक द्रव को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो 5 मिनट का समय लगता है। उसी द्रव को यदि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तब ठंडा होने में समय जो है वो लगेगा 5 मिनट से कम लगेगा, 5 मिनट से अधिक लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा या द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग उत्तर सही बताते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप प्रश्न है, तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा कि वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। 5 मिनट से कम, अधिक, 5 मिनट या द्रव के घनत्व पर जो है वो निर्भर करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न आपका क्या है कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो श्यानता होता क्या है उसकी बात करें तो श्यानता किसी भी तरल के जो गाढ़ेपन है या उसके जो बहने का प्रतिरोध है वो करने की क्षमता का जो परिचायक जो है वो होता है। जैसे कि पानी जो है वो पतला होता है और उसकी जो श्यानता होती है वो वनस्पति तेल जो है उसकी अपेक्षा कम होती है, जो कि गाढ़ा होता है। तो पतले और गाढ़े के हिसाब से श्यानता को आप समझ सकते हैं। प्रश्न आपका क्या था, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। तो बात करें उत्तर की तो ये जो है वो 0 होती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता 0 जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है ये जो है आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहें। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 0.1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.1% या कह सकते हैं 10% जो भाग है उस पर जो है या उसका जो हिस्सा है वो पानी के बाहर जो है वो रहता है। शुद्ध जल जो है उसका 4 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 की तरफ कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वही जो समुद्र तल पर होता है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक या बर्फ के गलनांक के बराबर। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 देखते हैं कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। ये आपने चीज़ अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, जैसे कि गांव वगैरह से जो बिलोंग करता है वहाँ पर देखा होगा कि बर्फ़ वगैरह जो है, बर्फ़ की जो सिल्ली होती है उसे काफ़ी बार भूसे में जो है वो रख दिया जाता है ताकि वो पिघले ना।
तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो रीज़न क्या होती है, वो यही आपका जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। बुरादा जो है हवा को बर्फ़ तक नहीं जाने देता, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा उष्मा का कुचालक है या बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो बात करें उत्तर की, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरादा जो है वो उष्मा का कुचालक जो है वो होता है, इसी कारण जो है वो बर्फ़ जो है वो नहीं पिघलती है। बर्फ़ जो होती है उसके जो दीवारें होती हैं उसके मध्य जो है वो हवा की परत होती है जो उष्मा का कुचालक का जो है वो कार्य करती है, जिससे जो अंदर की उष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती है। इसलिए जो बर्फ़ है उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बाहर की अपेक्षा जो है वो नियत जो है वो बना रहता है। तो बात करते हैं अगले और अब लास्ट प्रश्न की, क्योंकि कुल कहा था मैंने 18 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। प्रश्न है आपका अगला और इस वीडियो का लास्ट कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। डूबकर तली में चला जाता है, डूब जाता है लेकिन तली में नहीं जाता है, तैरता है या फट जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तैरता है। ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर अंडा तैरता है। रीज़न क्या होता है इसका, जो नमक का जो घोल होता है वो और अंडे की अपेक्षा नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व की अपेक्षा जो है वो अधिक होता है, तो इसी कारण से जो है वो तैरता है। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था आपका 5 मिनट से कम 5 मिनट से अधिक, उसका उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट जो है वो समाप्त होता है। अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के चैप्टर जिसमें अम्ल, क्षार और लवण है वो इसी समय जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी चैप्टर वाइज वीडियो पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।